नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए मैनपुरी की करहल सीट चुनी और इसके साथ ही बीजेपी सुरक्षित सीट का ताना देकर अखिलेश यादव को जबरदस्त चुनौती दे रही है। ऐसे में सी वोटर के त्वरित सर्वे में हमने ये समझने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव के इस फैसले पर जनता क्या सोचती है। मतलब करहल सीट से अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने पर जनता क्या सोचती है। इसी पोल के नतीजे मैं आपको बताऊं, उससे पहले इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एक एक कर आपका परिचय कराएंगे हम। गोरखपुर से, मतलब सीएम सिटी से अजय दुबे आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद। रामपुर से निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए, मेहमानों का रुख करने से पहले आपको सी वोटर के सर्वे में पूछा गया सवाल सबसे पहले दिखा देते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर अब हम लाने वाले हैं और इस सवाल के जरिए आप समझेंगे उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड है क्या। ये सवाल आपके सामने आ गया। सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर अखिलेश को फायदा या नुकसान। आप देख लीजिए, मामला एक तरीके से बराबरी पर अटका हुआ है, क्योंकि 42% अगर इसको फायदा बता रहे हैं तो 40% को लगता है सुरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतरने का नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। 18% पता नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प ये मामला नजर आ रहा है। मामला टक्कर का है। आंकड़ा ये बता रहा है 42% फायदा बता रहे हैं, 40% नुकसान बता रहे हैं। सीधे आपको सबसे पहले सीएम सिटी लेकर चलते हैं, गोरखपुर। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए उन्हें क्या लगता है। करहल से उम्मीदवारी अखिलेश यादव की, लोग खुश हैं या कोई शिकवा है? देखिए, जिस तरीके से ऐलान हुआ है, आजमगढ़ जो अलग अलग शहर है पूर्वांचल के, गोरखपुर, बलिया, चर्चा पूर्वांचल में जोरदार है। उम्मीद थी कि अखिलेश यहाँ लड़ने आएंगे। अब जबकि निश्चित हो गया है, तो जो लोग हैं यहाँ के कार्यकर्ता पॉलिटिकल हैं, उनके मन में क्या है, क्या लग रहा है? अखिलेश जी, आप तो सपा कार्यकर्ता हैं, लड़ने गए हैं पश्चिम जो करवल में, कारण क्या लग रहा है आपको? ये सेफ सीट के चक्कर में गए आरोप है जैसा। अच्छा, ये बताइए सर कि सेफ सीट की अगर बात हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में वो कहीं लड़ सकते थे। कार्यकर्ताओं का उन्होंने फीडबैक लिया, जहां से उनको सही लगा वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, सीधा बात उन्होंने पूछा, योगी जी यहाँ लड़ने आए हैं, यही कारण लग रहा है। बीजेपी घेर रही है कि सेफ सीट गए अखिलेश, तो सीधे। ऐसा कुछ नहीं है। परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 403 विधानसभाओं से कहीं से भी लड़ेंगे तो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। ऐसा विकास और सुशासन उनका। विकास सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से कह रहे हैं, बीजेपी घेरती है अखिलेश जी को कि सुरक्षित चलेंगे अखिलेश, और जब मुख्यमंत्री यहाँ लड़ने योगी जी आते हैं तो वो भी सुरक्षित वाला मामला है कि कुछ और मामला है? देखिए, सुशासन की जहाँ तक बात है, वहाँ भाजपा का कोई तोड़ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पे नंबर 1 पार्टी है। और रह गई बात चुनाव लड़ने की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा था प्रेस वार्ता में कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, वहाँ की जनता हमें कहेगी तो लड़ेंगे। वहाँ पूछा नहीं क्या आजमगढ़ की जनता से? वहाँ से उन्होंने पूछा, जनता उनको नकार दी है, इस कारण उन्हें मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा। फोन किए थे क्या अखिलेश जी? इनको किसने बताया? सर, अयोध्या की जनता ने क्या किया? उनको नकार दिया। अयोध्या में तो सीएमओ ऑफिस बन गया था और मथुरा जा रहे थे, और हमेशा राम और कृष्ण इन्हीं की बात करेंगे। कभी विकास को नकारा? ये सपा के नेताजी कह रहे हैं, बीजेपी के कह रहे हैं, किसने किसको नकारा? बात ये अगर योगी जी चाहे अखिलेश यादव जी कहीं से लड़े, क्यों नहीं अयोध्या और मथुरा से लड़नी है? क्यों आ गए अपने गोरखपुर, अपने मठ में वापस क्यों आ गए? क्यों नहीं लड़नी है मथुरा अयोध्या से? इतना ही लड़ना था। तो अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़े, जीत इस बार अखिलेश यादव की होगी और 400 पार सरकार हमारी होगी। देखिए, उम्मीद बहुत है सपा के लोगों को। आप लोग घेर रहे हैं कि यहाँ डर रहे थे, ये तो पूरा दम लगा के कह रहे हैं। इनके मुखिया के मन में जब ख्याली पुलाव है तो वो वही ख्याली पुलाव ये लोग भी खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताजी रैली से आए, आप जरा बताइए कि गए हैं लड़ने के लिए अखिलेश जी, इस तरीके से अपने जो कोर इलाका है उनके परिवार का सेफ खेल गए कि आए थे? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जो उनकी भर्त्सना होने लगी पूरे समाज में कि वो रहे हों या मायावती जी रहे हैं, कभी भी ये लोग इलेक्शन लड़ करके चुनाव जीत करके नहीं आए। समाज में भर्त्सना हुई, कौन कौन समाज में आया क्या बताने कोई? तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी भत्सना हो रही थी क्या कि एमएलसी का ले लिए? क्यों नहीं चुनाव लड़े?
मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर इनके अंदर इतनी शक्ति थी तो ये भी कहीं से लड़कर के बन गए होते मुख्यमंत्री। क्यों एमएलसी बनने गए? उस समय क्या था? उस समय तो सालों से कोई उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री का तो नहीं लड़ा था, इस बार लड़ने की बात नहीं। ये घेर रहे हैं कि यहाँ से डरे हुए थे। इनको इन लोगों ने ये कहा, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि वो अयोध्या से डरे हुए थे, मथुरा से डरे हुए थे, तब गोरखपुर के मठ वाले सीट पे चले आए। और निश्चित रहें आप जो है गोरखपुर की मठ की सीट भी इस बार उनको नहीं बचाने पाएगी। मठ की सीट जाएगी बीजेपी को, बताइए। कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता मठ की भी सीट जाएगी। जिस डर और भय की बात करते हैं, सांसद की भी घेर ली थी आप लोगों को, क्या लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। गोरखपुर से जो पूज्य महाराज जी की सीट है वो प्रचंड बहुमत से, आप बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से फिर से एक बार भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से। बहुमत आप बताइए, ये सपा के लोग तो घेर ले रहे, पूरा बहुमत आएगा पूरा बीजेपी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन की सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वाली सरकार है, वो निश्चित रूप से पुनः प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और उसको आना भी चाहिए। दोनों लोग इतना आश्वस्त है, बीजेपी भी बहुमत, आप भी बहुमत, इधर से कह रहे हैं कि आप तो कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप कह रहे कि वो नहीं थे। देखिए सर, एक कहावत हमारे पूर्वांचल में बहुत है, नाव भाई कितना बार हजाम सामने आई। 10 तारीख बहुत दूर नहीं है, सब कुछ। ये पूर्वांचल की आवाज आप सुन रहे थे और सीधे अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास और मनोज्ञा से जानते हैं कि घर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव के लोगों की क्या राय है, फायदा या नुकसान? मनोज्ञा। बिल्कुल रोमाना, लोगों से ही पूछ लेते हैं क्योंकि शामली जिले की एक खासियत रही है, कैराना मॉडल पर बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन क्या इस बार क्या घर वापसी है गोरखपुर जाकर योगी आदित्यनाथ की, या फिर घर वापसी है करहल जाकर अखिलेश यादव? घर वापसी करहल जाकर अखिलेश यादव की होगी, ना कि गोरखपुर जाकर योगी जी की। योगी जी को अगर हम यहाँ शामली सीट से भी लड़ा देंगे तो 3 गुना भारी मतों से जीत के जाएंगे। किस आधार पर? क्या सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, बहू बेटियों की सुरक्षा। खेत में पानी देने जाता था हमारा किसान हमारे इलाके में, तो वह किसान निश्चित रूप से डर कर के जाता था, डर करके उसकी बात खुलती थी। आज वह निडर होकर अपनी बाइक पर बैठ के अपने पानी खोलने चला जाता है खेत में। किसान के क्या हालात? किसान के हालात ठीक हैं, केवल थोड़ा सा गन्ने का पेमेंट के लिए कह लो, लेकिन ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों से भी ज़्यादा पेमेंट इस बार हुआ है और गन्ने की पैदावार भी पहले के मुकाबले ज़्यादा है। सहमत है इस बात? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, मेरा नाम सन्नी निर्वाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। हमारे देश का किसान ही खुशहाल नहीं है। भुगतान देख लीजिए, ये अभी भाई साहब बता रहे थे कि बहन बेटियां सुरक्षित है, हाथरस का आप जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। अब की बार योगी जी की घर वापसी होगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे इस बार, क्या जगह इस बार चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव को फायदा है? फायदा ही होगा। सिटी योगी सरकार में जो है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे होना चाहिए। मजदूर आदमी आज भी ऐसा ही है जैसा पहले था। मजदूर आदमी जैसे मजदूर संघ के खाते में, मजदूर के खाते में 3000 रुपए महीना देते हैं। बिल्कुल, तो मनोज्ञा के साथ आप जमीन से जुड़ी लोगों की आवाज सुन रहे हैं और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं आरएलडी के नेता अवतार सिंह भड़ाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार जेवर से उन्हें बनाया गया, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन था भड़ाना साहब। आप तो कह रहे थे पहले इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लेकिन अब मन बना लिया है चुनाव लड़ेंगे, चक्कर क्या है सर? जी ऐसा नहीं था, मुझे कल सुबह कोविड के लक्षण मुझ में नजर आए थे। उस सूरत में मैंने कहा था कि मैं इसको चेकअप के लिए दिल्ली जा रहा हूं। अगर इस तरह से मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जान जोखिम में डालने के सिवा अपने क्षेत्रवासियों की जान जोखिम में न डालूं। जब मुझे वहां लगा कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि लोगों की जान बहुत कीमती है, उनकी जान से कोविड के सारे रूल रेगुलेशन करने, तो मेरा शायद चुनाव लड़ना नहीं होगा अगर ऐसी सूरत रही। लेकिन जब मैं वहाँ नेगेटिव मिला तो मैं तुरंत ट्वीट किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको कई तरीके से लोग ले रहे हैं। नहीं भड़ाना साहब, वही कई तरीके से लोग ले रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा मैं अगला सवाल पूछ लूं सर, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भड़ाना साहब भांप गए कि इस बार जो बीजेपी या योगी के साथ नहीं उसका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए भड़ाना साहब पहले ही घबरा गए और पीछे हट रहे हैं। जी नहीं, निश्चित तौर पर इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और जेवर के लोगों का इतना प्यार है मुझे, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का बहुत समर्थन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आंधी चलेगी और वो तूफान बन जाएगी पूर्व तक जाकर।
वहाँ अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी। पहली बार ऐसा गठबंधन है जिसमें सबकी सरकार होगी और वो सरकार हर आदमी कह सकता है कि हमारी सरकार है। ये योगी जी की सरकार तो एक ऐसी सरकार है, कुछ ही लोगों की, चंद लोगों की सरकार है। सर, आपने कहा ना कि अलग अलग सब लोग कयास लगाने लगे। एक कयास ये भी लगा कि आप चाह नहीं रहे थे जेवर सीट से लड़ना। पिछली बार आप जहां से विधायक थे वहीं से आपको टिकट चाहिए था। ये नाराजगी सीट की वजह से, ये भी सवाल उठे। मैं मीरापुर से था जी, और मुझे मीरापुर में बीजेपी की सीट को त्याग करके किसानों के आंदोलन में आया था और मुझे मेरे गठबंधन ने जेवर ही किया था। ये गठबंधन का फैसला था कि आप जेवर से ही लड़ेंगे, कि जेवर सीट से एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जेवर हमेशा ऐसी जगह है जहां से लोगों के, जिन लोगों का भला हो सकता है, वो बड़ा हॉट सीट है। और इस सीट पर मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर यहाँ का युवा बेरोजगार है। यहाँ का कोई जो कुछ दिखा रही है सरकार, वो जमीन पर कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, लेकिन जेवर में तो देखिए ना, सरकार ने तो अपनी जो विकास के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है, उसमें तो जेवर सर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर सरकार ले आई है। जेवर को तो सरकार एयरपोर्ट तक दे रही है। और ऐसे में अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से आप कह रहे हैं आपकी उम्मीदवारी से एक बड़ा संदेश जाएगा, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह पहुंच रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार उन्हीं के पास है और वो जब अपना गुणा भाग बिठाएंगे तो 2017 से आप तो जान रहे होंगे अमित शाह किस तरीके के चाणक्य माने जाते हैं चुनाव में। तो फिर कहां आपकी जमीन बच पाएगी? मैं इसके तौर पे कहूंगा कि 99 में मैं और चौधरी अजीत सिंह के गठबंधन से हम चुनाव लड़े थे। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 सीटें लोकसभा जीती थी। हम यहाँ से, मैं और जयंत भाई, इसलिए मैं गठबंधन के जयंत की सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ कि जिससे किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का एक आंदोलन बनेगा। मैं जेवर से एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुई है, उनको कुछ नहीं मिला सिवाय जो वादे किए थे उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वंचित रखा है। क्या जमीन पर कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि फ्रीज हो गया है आउटपुट जो आ रहा था, आवाज साफ तौर पर नहीं आ पा रही है अवतार सिंह भड़ाना जी की। हम दोबारा अवतार सिंह भड़ाना जी से बात करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी दूर कर लेते हैं और तब तक आपको रामपुर लेकर चलते हैं। निधि श्री हमारे साथ मौजूद है। और निधि, जो सर्वे का सवाल कि भाई करहल से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव को सियासी फायदा या नुकसान, मामला आंकड़ों में बहुत बराबरी पर है। रामपुर के लोगों की सोच क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं रोमाना कि रामपुर वैसे भी आजम खान का जो किला माना जाता रहा है और यहाँ से उनके बेटे भी चुनावी मैदान में हैं। आजम खान खुद चुनावी मैदान में, और ऐसे में अखिलेश यादव अगर सुरक्षित सीट चुना है उन्होंने, तो इससे फ़ायदा आप लोगों को क्या लग रहा है? हमें बहुत फ़ायदा है। हमारे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए हैं, हमें किसी के पास उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने इतने काम हैं कि जनता हमसे खुद प्रभावित है। प्रभावित का मतलब गरीब को खाना, रसोई गैस, बहुत सारी योजनाएं, गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है उसे बीमारी के लिए। अखिलेश यादव को सुरक्षित सीट चुनने से फायदा मिलेगा, ये नजर आ रहा है सर्वे में। कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जनता अब जाग चुकी है झूठे वादों से। समाजवादी सरकार ने भी बहुत जुल्म किए लोगों पर और अब भाजपा कर रही है। ये कहते हैं कि हमने रसोई गैस दी। आज रसोई गैस का सिलेंडर तो आप देखिए 1000 का पार हो गया, सरसों का तेल 200 के पार हो गया। आपने महंगाई आसमान छू गई। पैसे वाला और पैसा वाला होता चला जा रहा है, लेकिन गरीब इंसान गरीब होता चला जा रहा है। आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर दर भटक रहा, ना जाने कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं। तब कहाँ ये सरकारें जाती हैं, कहाँ ये लोगों की, जब वोट लेने के लिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं, लेकिन जब ये 5 साल की कुर्सियों पर बैठे, यहाँ की मौजूदा विधायक हैं तंजीम फातिमा, लेकिन आप गरीब एरियो में जाकर देख लीजिए कि वहाँ के रोड तक अभी तक नहीं डले। लोग मजबूर हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन अब जनता चाहती है विकास और आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी, यही कारण है जो रामपुर का तानाशाह और गरीब लोग पे जो जुल्म किए हैं, उसकी वजह से आजम खान, उनका बेटा, उनकी पत्नी जेल के अंदर थे। कहते हैं कि भाजपा ने कुछ किया नहीं, भाजपा ने जुल्म और जास्ती से निकाला है। भाजपा ने, माफ करिए, भाजपा ने जेल नहीं भेजा।
आजम खां को या उनके बेटे को या उनकी बीवी को लोगों ने मुकदमे कराए और अदालत ने इंसाफ किया, कोर्ट ने इंसाफ किया, भाजपा सरकार ने नहीं किया। भाजपा सरकार में तो उनको सजा हो गई, सोने पे सुहागा हो गया एक। भाजपा सरकार क्रेडिट लेके नहीं जा सकती है। अगर भाजपा सरकार क्या नाम है, अब्दुल्ला आजम को फिर कैसे बाहर आ गए जमानत पे? भाजपा सरकार मौजूदा है इस वक्त, इलेक्शन टाइम पे कैसे बाहर निकाल दिया गया? ये सब चालें इन सब की भाजपा सरकार और समाजवादी सरकार मिली हुई है। लोगों का वोट लेने के लिए अब्दुल्ला आजम को जमानत पे छोड़ दिया जाता है और आजम खां को जेल में अंदर रखा जाता है, क्योंकि लोगों की जो है सहानुभूति और हमदर्दी मिल जाए, लोगों का वोट मिल जाए। आज वो पब्लिक में रोते हैं। ये सब इनकी मिलीजुली घुट है। बीजेपी सरकार और समाजवादी सरकार आपस में मिली हुई है। तो ये आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है जो कह रही हैं कि बीजेपी और एसपी की इस लड़ाई में आप जो है ये आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो ये रामपुर के लोगों की भी आवाज आप सुन रहे थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई नेता वहां पर मौजूद थी। मुझे लगता है जल्दी से जरा प्रदीप सिंह जी का रुख करते हैं। प्रदीप सर, आपने अभी तक अखिलेश यादव की इस करहल से उम्मीदवारी को लेकर सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा भी देख लिया, जहां मामला बहुत बराबरी पर है। आपने अलग अलग जगहों से लोगों की आवाजें भी सुन ली। आपका आकलन क्या है सर, इससे अखिलेश यादव को फायदा ज्यादा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, मैं कहूंगा कि जो नुकसान हो सकता था उसको उन्होंने कम कर दिया। देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, पहले उन्होंने घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगे, फिर उनकी सीट घोषित हो गई, तो इससे अखिलेश यादव पर एक दबाव था कि वो भी चुनाव में उतरे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे होते वो भी नहीं लड़ते। तो चुनाव लड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। आजमगढ़ से लोकसभा के सदस्य हैं, उम्मीद की जा रही थी कि वहीं की किसी एक विधानसभा सीट से लड़ेंगे। उन्होंने कहा भी आजमगढ़ के लोगों से इजाजत लेकर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो गए अपने घर की जो सीट है करहल गए। और देखिए, उस सीट, वो सुरक्षित सीट है, वहां से वो जीत जाएंगे, इसमें मुझे कोई बड़ी शंका नहीं लगती है। और ये किसी भी नेता के लिए अच्छी स्ट्रेटजी है सुरक्षित सीट खोजना। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सर। मुझे लगता है जल्दी से अब इस सर्वे का अगला सवाल दर्शकों के सामने रख देते हैं, और इस सर्वे में जो दूसरा सवाल हमने पूछा लोगों से, वो सवाल आपके लिए देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यादव परिवार है उसी से जुड़ा ये अगला सवाल कि भाई ये मुलायम सिंह यादव परिवार में सेंध से समाजवादी पार्टी को क्या चुनाव में नुकसान होगा। और जवाब देखिए, 52% लोगों का मानना है हाँ, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। 37% ना में जवाब दे रहे हैं, 11% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 52%, ये आंकड़ा बड़ा है। जो लोग कह रहे हैं कि परिवार में सेंध से समाजवादी पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव के एक और रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसे में हम सीधे रुख करते हैं, अवतार सिंह भड़ाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भड़ाना साहब, कहीं आप भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, चुनाव में आपको भी तो कहीं इस नुकसान का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफे से लोगों का मन बन चुका है, और मेरे क्षेत्र में ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि इस बीजेपी की सरकार ने वादे बहुत किए, लंबा चौड़ा सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। इसलिए मुझे भरोसा ही नहीं। मैं इतनी साहब, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वो कैराना है, वो पलायन का मुद्दा है, जिसे लेकर बीजेपी योगी सरकार अपनी जबरदस्त तरीके से पीठ थपथपाती है। और ऐसे में बेटी बहुओं की सुरक्षा के नाम पर बीजेपी बता रही है किस तरीके से कानून व्यवस्था उसने चाक चौबंद की है। और देखिए आप, मुलायम सिंह यादव की बहू वो बीजेपी में आ जाती हैं, तो इससे क्या संदेश नेगेटिव नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए? बिल्कुल नहीं है। वो जानते हैं वो लोग कि जिन्होंने इस तरह के हालात बनाए थे, मुजफ्फरनगर के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से ये हालात पैदा किए और कत्लेआम हुआ। उसके बाद से आज तक सरकार को न्याय देने में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास देने में भेदभाव बढ़ता है। यहाँ के किसानों की अनदेखी हुई है, किसानों पर अत्याचार हुए हैं, ये सारे मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जितनी थम्बिंग मेजोरिटी से लोगों ने चुना था, आज उसका 50% भी नहीं मिलेगा। यहाँ 100 सीट से ज्यादा जीते थे, इस बार उनको 20 सीटें भी मिल जाएंगी तो बहुत बड़ी बात तो आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर भारी पड़ेगा किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? भड़ाना साहब जी, निश्चित तौर पर
यहाँ का बहुत बहुत किसान, धन्यवाद, मजदूर, बहुत गरीब बहुत धन्यवाद आत्मा एबीपी है। न्यूज से बात करने के लिए। अवतार सिंह भड़ाना को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जेवर सीट से बीजेपी छोड़कर अभी आरएलडी उन्होंने ज्वाइन की थी, और वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से ज्यादा बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन रहने वाला है और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 42% लोगों का मानना है कि इससे अखिलेश यादव को फायदा होगा, जबकि 40% कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इस सर्वे का अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, और ये सवाल जो है वो सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये गोरक्षनाथ धाम, जहां से हम ये सवाल आप तक पहुंचाएंगे, पवित्र स्थली है ये, और ऐसे में यहीं से अब इस सर्वे का अगला सवाल आपके सामने। उत्तर प्रदेश की सियासत को दिशा देने वाले, उत्तर प्रदेश की सियासत को बारीकी से समझने वाले ये सी वोटर के सर्वे के सवाल हैं, और सवाल अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। गोरखपुर में विपक्ष की घेराबंदी से क्या योगी आदित्यनाथ पर असर होगा? आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा 48% का लोग मान रहे हैं नहीं, इसका कोई असर योगी आदित्यनाथ पर नहीं पड़ेगा। 33% हालांकि हाँ में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं 19%। तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि गोरखपुर में विपक्ष की घेराबंदी, क्या इसका योगी पर असर होगा? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी की तरफ से सूची जारी की गई है नए प्रत्याशियों की, और किस राज्य के लिए बीजेपी की ये नई सूची जारी की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से अलग अलग सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जा रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर, उसी क्रम से क्या ये खबर जुड़ रही है? बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, इस वक्त की बड़ी खबर। सात चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा और इसके बाद यह सिलसिला 7 मार्च तक जारी रहेगा। और इस बीच कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड को लेकर टिकट दिए गए थे। आज बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर जारी की गई है। साहिबाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरे दलों से जो नेता आए हैं उन नेताओं का नाम इस सूची में है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रायबरेली से अदिति सिंह को इस सूची में जगह मिल गई है। रायबरेली से कांग्रेस की एमएलए अदिति सिंह, उनका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय हैं, उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। रामवीर उपाध्याय बीएसपी से आए हैं बीजेपी में, वहीं अदिति सिंह कांग्रेस से आई हैं बीजेपी में। तो ये वो तमाम नेता जो दूसरे दल से चुनावी माहौल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें जगह दी गई है। और इस बीच हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, वो भी इसी चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं पंकज झा से कि ये उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, इसकी अगर हाइलाइट्स की बात की जाए तो वो यही कि दूसरे दलों से आए नेताओं को इस लिस्ट पे जगह दी गई है, उनके नाम है, उन्हें टिकट दिया गया है। पंकज जी हाँ रोमाना, ये बात भी सही है और अधिकतर जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट भी नहीं काटे गए हैं, उनको भी मौका दिया गया है। 3-4 जो बड़े नाम आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक तो रामवीर उपाध्याय जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय भी सांसद रह चुकी हैं, उनको सादाबाद से टिकट दिया गया है। उसके बाद फिरोजाबाद से जिनका आप जिक्र कर रही थी, हरिओम यादव जो कि मुलायम परिवार के ही हैं, और उनका प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे उनका 36 का रिश्ता था। वो बीजेपी आए, यहीं दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनको भी टिकट दिया गया है। रायबरेली से अदिति सिंह जिनके नाम की चर्चा थी और लगातार वो बीजेपी के संपर्क में थी, कांग्रेस से निलंबित थी, उनके पिता बाहुबली नेता अखिलेश सिंह हुआ करते थे, वो रायबरेली की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगी। और असीम अरुण जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, जो 9 साल पहले ही पुलिस की नौकरी, उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी थी, उनको कन्नौज की जो सदर सीट है जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रोमाना, तो इस दूसरी लिस्ट में कुल कितने नाम हैं पंकज झा, कितने लोगों को टिकट दिए गए? अभी पूरा देख तो नहीं पाया हूं मैं कि कितने नाम है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है वो तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की गई है और 5वें और 6ठे चरण के लिए बताऊं चल रहा है। मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूं दर्शकों को। 85
85 उम्मीदवारों के नाम हैं इस दूसरी लिस्ट में, जिसमें 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी पंकज झा बता रहे थे कि तीसरे और चौथे चरण के लिए मुख्य तौर पर इस लिस्ट पर फोकस किया गया है और खास तौर से उन नेताओं का जिक्र करना यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो दूसरा दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें जगह मिली है इस लिस्ट में। और साथ ही वो पुलिस अफसर असीम अरुण जिन्होंने वीआरएस लिया, रिटायर हुए वो जल्दी, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। सिरसागंज से हरिओम यादव को टिकट दिया गया है, हरदोई से नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें टिकट थमाया गया है। तो हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, पंकज झा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर ये भी बीजेपी में शामिल हुए, तो कुल मिलाकर ये तो दल बदलू हैं, उनकी बल्ले बल्ले नजर आ रही है इस दूसरे लिस्ट में। पंकज झा देखिए, इनके बारे में जो कहा जाता है, नितिन अग्रवाल आप जानती हैं रोमाना कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, राज्यसभा सांसद जो थे नरेश अग्रवाल, वो बीजेपी में चले आए थे और उनके ये बेटे समाजवादी पार्टी में तकनीकी आधार पर थे, वो भी बीजेपी में ही चले आए थे और बड़े नेता हैं। हरदोई में इस परिवार का बड़ा जनाधार रहा है, तो ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है, चाहे वो हरिओम यादव हों या रामवीर उपाध्याय हों या अदिति सिंह हों या फिर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं नितिन अग्रवाल। ये जिताऊ उम्मीदवार हैं, दल बदलू तो हैं लेकिन जीतने की गारंटी है, इसीलिए बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। और चौंकाने वाला नाम है असीम अरुण का, चूंकि उनको पहले ही कह दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव प्रचार भी उन्होंने कन्नौज से शुरू कर दिया है और वो पुलिस कमिश्नर कानपुर के जो रह चुके हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब वो जो बीजेपी बार बार जिक्र करती है कि जब हम कैंडिडेट चुनते हैं तो हमारा पूरा फोकस विनेबिलिटी पर होता है, वही विनेबिलिटी उसी पर फोकस इस बार भी रखा गया है। जरूरी नहीं है कि सभी को एडजस्ट किया गया हो, लेकिन जिनको लेकर पार्टी आश्वस्त है कि ये जीतेंगे ही, उन तमाम लोगों को टिकट थमा दिए गए। पीलीभीत से संजय गंगवार का नाम भी शामिल हो गया है इस लिस्ट में। पीलीभीत से संजय गंगवार को टिकट दिया गया है। ये देख लीजिए जरा, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, रायबरेली अदिति सिंह, असीम अरुण कन्नौज, ये वो तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में शामिल हैं। और हरिओम यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार के करीबी सिरसागंज से, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। और ये जो चार चेहरे आप देख रहे हैं, इनमें तीन ऐसे जो दूसरे दलों में थे, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और चुनावी माहौल में छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। और रोमाना देखिए ना, पहले जो कहा जा रहा था कि 100-125 करीब सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन आज जब बारी आ रही है टिकटों का और उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है तो उतने विधायकों के टिकट नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त जो है वो है विनेबिलिटी, यानी जिताऊ उम्मीदवार चाहे जो भी हों, अपने घर के हों या बाहर के हों, उनको टिकट देने में प्राथमिकता दी गई है। इस लिस्ट से तो ये बात सामने है। ये बड़ी जानकारी पंकज झा दे रहे हैं कि साहब विनेबिलिटी पर पूरा का पूरा फोकस है, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और स्वामी प्रवक्तानंद को बरखेड़ा से टिकट दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण नाम है जो सामने निकल कर आ रहा है। बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद को टिकट दिया गया है। इनके बारे में कुछ जानकारी साझा कर पाएंगे आप पंकज झा? और मुझे लगता है पंकज झा से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो चेहरे आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें रामवीर उपाध्याय, अदिति सिंह, हरिओम यादव, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी छोड़कर ये तीन चेहरे वो हैं जो इसी चुनावी माहौल में बीजेपी की नैया पर सवार हुए हैं और इन तीनों को टिकट दे दिया गया है। वहीं असीम अरुण का चेहरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुलिस की नौकरी उन्होंने छोड़ी, 9 साल की नौकरी उनकी बाकी थी और सीधे राजनीति में। इसे लेकर सवाल भी उठे कि कोई कूल ऑफ पीरियड होगा या नहीं, और देखिए किस तरीके से इस चुनावी माहौल में कन्नौज से उम्मीदवार भी असीम अरुण को बना दिया गया है। ये बाहर से आए और सीधे बीजेपी का टिकट। पंकज झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ऐसे में पंकज, ये बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और कुल मिलाकर देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे में क्या पार्टी पर ये सवाल उठेंगे कि साहब ये पैराशूट उम्मीदवार जो सीधे बाहर से आए और उनको टिकट थमा दिया गया। मुझे लगता है इस पर प्रदीप जी का एक रिएक्शन हमें लेना चाहिए। प्रदीप जी, क्या ये उम्मीदवार पैराशूट उम्मीदवार की कैटेगरी में नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखिए रोमाना जी, आखिर में मैटर ये करता है कि आप जीते या हारे, कौन से खिलाड़ियों के साथ खेले। ये खेल शुरू होने से पहले तक तो इसकी चर्चा होती है, लेकिन आखिर में आपकी हार और जीत, अगर इनको छोड़कर आप हार जाते हैं
तो आपको कोई इसके लिए शाबाशी नहीं देने वाला। लेकिन दो नाम आज एक अनाउंस हुआ है जो असीम अरुण का, इससे पहले वाली लिस्ट में जो बेबी रानी मौर्य का, ये बड़े सिग्निफिकेंट नाम। ये दोनों जाटव समुदाय से आते हैं, जिससे मायावती जी आती, और जाटव समुदाय अभी तक किसी भी हालत में उसने बसपा का साथ छोड़ा नहीं। बीजेपी इस चुनाव में उस चुनाव जो वोट बैंक है तो उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बसपा की जो स्थिति है इस समय, उसमें उसके लिए सीटें जीतना बहुत कठिन नजर आ रहा है। ऐसे में जाटव वोट सपा की बजाय बीजेपी के साथ आए, इसकी कोशिश में बीजेपी है। इन दोनों उम्मीदवारों को मेरा मानना है। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बीएसपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में वो जाटा वोट जो माना जाता था कि बीएसपी का पक्का वोट बैंक है, वो अगर खिसके तो वो बीजेपी के पाले में आए, इसकी पूरी कोशिश। और ये वो लिस्ट आप देख रहे हैं, 85 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें वो तमाम नाम शामिल हैं जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और खास तौर से महत्वपूर्ण वो नाम हो जाते हैं जो इसी चुनावी माहौल में दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें अदिति सिंह का नाम है, हरिओम यादव का नाम है, ये वो तमाम नाम, नितिन अग्रवाल का नाम है, वो तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। और अब एक बार फिर से रुख करेंगे हमारा सर्वे, जिसमें गोरखपुर में विपक्ष की घेराबंदी से क्या योगी पर असर होगा। 48% कह रहे हैं नहीं, कोई असर नहीं होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए, क्या विपक्ष गोरखपुर में योगी के लिए कोई चुनौती बन भी पा रहा है? निश्चित ही जब से ऐलान हुआ है नाम का मुख्यमंत्री का, यहाँ से सबसे हॉट सीट है। अब तो चंद्रशेखर भी ताल ठोक रहे हैं, सपा भी लगभग उम्मीदवार तय करती दिख रही है, नेता कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं। क्या रहेगा माहौल, क्या रहेगा साहब माहौल, बताइए। कमजोर पड़ेगी क्या बीजेपी? लग रहा है बाबा कमजोर पड़ेंगे, उम्मीदवार तो आप भी तय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बाबा कमजोर नहीं पड़ते तो इतनी सेफ सीट पे क्यों आते हैं? बाबा तो कमजोर है, पूरे प्रदेश में ही कमजोर है। चाहे आप शिक्षा पे ले लीजिए, चाहे आप रोजगार पे ले लीजिए, चाहे पुरानी पेंशन पे ले लीजिए, और चाहे जो जितने भी जो है कर्मचारियों की नियुक्ति की, अब जनता को ये करना है। अब जनता बीजेपी के नेता से प्रतिक्रिया लेते हैं, कमजोर पड़ रहे हैं क्या? ये सपा भी आपका ही आदमी पुराना उनके घर का लेके आई है और चंद्रशेखर भी एंट्री मार रहे हैं, कमजोर पड़ेंगे बाबा? समाजवादी पार्टी के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है, उधार के प्रत्याशी खोज रहे हैं। आप देख रहे होंगे जिस भी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ है, वहाँ पे कितना बड़ा टकराव हो रहा है टिकट देने के आधार पे लोगों को। आप कह रहे थे कुछ बताइए, एक कदम आगे आइए, अब बोल लीजिए। भैया गोरखपुर में चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं तो उनको कोई पहचानता भी नहीं है, शायद वो जमानत, उनका तो जमानत जब्त होना तय है। अपने घर को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। उपेंद्र शुक्ला जी कितने सीनियर नेता थे, उनको संभाल नहीं पा रहे। चलिए सीधे जरा निधिश्री के पास लेकर चलते हैं लोगों को। रामपुर से इस वक्त हमारे साथ वो लगातार बनी हुई हैं। निधिश्री, रामपुर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए, मतलब अपने घर में योगी आदित्यनाथ के लिए रामपुर के लोग कोई चुनौती मान रहे हैं या उन्हें लग रहा है विपक्ष बेअसर रहने वाला है गोरखपुर? जी बिल्कुल, जरा रामपुर के लोगों से जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने घर से यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि ये बड़ी चुनौती है? सबको चुनौती लगती है? सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे ये लगती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हाईकमान ही सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं, बीजेपी ये समझ रही है कि अगर ये इस बार यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नहीं पसंद करती। आप सर मास्क लगा लीजिए पहले। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक तरीका होता है, जो पार्टी हाईकमान बोलता है उस इशारे पे हम लोग चलते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को ज़्यादा जानकारी हो हमारे बारे में। हमारी तो जानकारी तो आपने देख लिया होगा ना, अभी कुछ टाइम पहले एक पिक्चर वायरल हो रही थी जिसमें मोदी जी आगे चल रहे हैं, योगी जी अकेले अकेले पीछे से आ रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं किसी तरह का, किसी फोटो में नहीं, किसी बैनर में नहीं। तो ये किस तरह इशारा करती है? उस शायद फोटो को इन्होंने गलत देखा है। योगी जी आगे हैं, मोदी जी अपनी गाड़ी में हैं,
वो प्रोटोकॉल थी। वो शायद इस प्रोटोकॉल को ये लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि भारतीय। आपने एक सवाल जो पूछा था, जिस सवाल का जवाब इन्होंने दिया, तो सवाल ये था कि वो जब बोलने दीजिए, जब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं सुरक्षित सीटें, यानी सुरक्षित सीट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जातीय समीकरणों के आधार पर जाता है। गोरखपुर योगी जी के महाराज के लिए नया नहीं है। वो वहाँ गोरक्षा पीठ के वहाँ महंत हैं, 5 बार के सांसद हैं, वहाँ की जनता उन्हें प्यार करती है। फायदा देख कर ही तो वहाँ से चुनाव लड़े, यही तो कह रहे हैं। ये विषय नहीं है। इलेक्शन लड़ाने के लिए बहन उनके दीदी के खिलाफ, आप ममता जी के खिलाफ, अब यहाँ पर ये सारे कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करके घर पे बैठे हुए हैं, उनको भी कोरोना हो चुका है, समझे शाह साहब को, तो ये सारे कहाँ हैं? हमारे यहाँ पे जो संगठन भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रही है, इनकी बात भी सुन लेते हैं। इनकी बात, ये लोग भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, बीजेपी सरकार है या समाजवादी सरकार है, इन लोगों ने इन्होंने चुनाव लड़ा, सिर्फ जाति और धर्म को आगे करके लड़ा। हिंदुओं को लड़ा, मुसलमानों से लड़वाया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया। बिल्कुल, आइए जरा समय की दुनिया में शामली आपको लेकर चलते हैं। मनुग्या लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। मनुग्या, आप बताइए जरा, शामली के लोग क्या कह रहे हैं? गोरखपुर में क्या विपक्ष कोई चुनौती बन पाएगा योगी के लिए? बिल्कुल, शामली एक ऐसा जिला जिसने अपनी बात कर हमेशा अपने अंदाज में रखी है, वो चाहे विरोध प्रदर्शन हो या बाकी सारी बातें हो। इस बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, कितनी सेंधमारी कर रही है विपक्ष, उसका क्या आधार और उसके क्या असर पड़ेगा? मैडम, उन पे कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश में काम किया है, आप गोरखपुर क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी योगी जी को लड़ा ले, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। कितनी भरोसा? 100 के 100% जीत का भरोसा है। 1000 से 1000% भरोसा है जी। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर जीत की ये सोच रखते हैं, बिल्कुल ऐसा गठबंधन जीतेगा, बिल्कुल गठबंधन जीतेगा। गठबंधन क्या असर कर पाएगा गोरखपुर में, क्योंकि उनकी सीट रही है? जी कर पाएगा। कैसे? जीत कर उम्मीदवार कितना भरोसा है जीत का इस बार? जीत का 100 के 100%। किसकी जीत का गोरखपुर? लोक दल जिंदाबाद, लोक दल उम्मीदवार। इस बार क्या हालात है, क्या इस बार मुद्दे लोगों से पूछते हैं कि क्या? ठीक है मनोज्ञा, समय कम है मनोज्ञा, इसलिए मुझे लगता है जरा जल्दी से इस शो में एक लास्ट रिएक्शन प्रदीप जी का लेना बनता है। यहाँ पर प्रदीप जी, विपक्ष अगर एकजुट होता तो आपको क्या लगता है, क्या एक बड़ी चुनौती हो सकती थी योगी आदित्यनाथ के लिए? फिलहाल तो सब अलग अलग ताल ठोक रहे हैं ना गोरखपुर में। नहीं, मुझे नहीं लगता। कम से कम गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए इतना लंबा इतिहास रहा है उनका, जो है उनके परिवार का। परिवार से मेरा मतलब है आध्यात्मिक परिवार। उनके गुरु की कर्मभूमि रही है, उनके भी गुरु की कर्मभूमि रही है। मठ का जो प्रचार प्रसार है, जिस तरह से मठ से दलित, आदिवासी, दलित और अति पिछड़े जुड़े हुए हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई अगर विपक्ष एक होता तो भी बड़ी चुनौती होती। हाँ, निश्चित रूप से जब जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी होता है, एक साथ विपक्ष खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से लड़ाई ज्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चुनौती। बिल्कुल, और यही सर्वे का आंकड़ा भी कह रहा है कि कोई चुनौती वहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए नजर आ नहीं रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।